हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी और आप सभी का हमारे प्यारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। तो कल हमने टोटल 12 क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे और आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्या है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, यानी कि देखिए आपके आगे SSST SSST, ठीक है, जिसका मैंने कल बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइमुलेट सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए, तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ठीक है भाई, ये जानना तो ज़रूरी है कि इसके और भी कौन कौन से नाम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, या फिर हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। पहला है, ऑप्शन नंबर ए है नैदानिक विधि, ऑप्शन बी है पायलट प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है कृत्रिम शिक्षण, ऑप्शन डी है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन ई है आगमन वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन एफ है भूमिका निर्वाह विधि। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप लोग सोच रहे हो कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं ऑप्शन हो गया आज मैम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसलिए इतना ज़्यादा रख दिया है क्योंकि ये उपयुक्त सभी, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर जी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यानी कि ये सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं वो आपके SSST SSST महोदय का अन्य नाम है, ठीक है। तो चलिए एक बार से ये और पढ़ लेते हैं कि क्या है, भूले नहीं वो। नैदानिक विधि अगर आए तो वो भी SSST को कहते हैं, ठीक है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, नैदानिक विधि भी कहते हैं। पायलट प्रशिक्षण भी इसी प्रशिक्षण को कहते हैं या इसी विधि को कहते हैं। कृत्रिम कृत्रिम शिक्षण भी हम SSST को कहते हैं। प्रयोगशाला विधि भी SSST को कहते हैं। आगमन वैज्ञानिक विधि भी SSST महोदय का दूसरा नाम है। और भूमिका निर्वाह विधि भी अगर आए तो ये भी हो जाएगा आपका SSST। तो ओवरऑल ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षक व्यवहार के आयामों का निरूपण किसने किया? शिक्षक व्यवहार के आयामों का निरूपण किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कार्ल ओपनसा ने। किसने? कार्ल ओपनसा ने। देखिए, इन्होंने जो है शिक्षक व्यवहार के आयामों को, टोटल 4 आयाम इन्होंने बताए हैं शिक्षक व्यवहार के। वो कौन कौन से हैं नीचे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। पहला जो आयाम है वो है व्यवहार के स्रोत आयाम, यानी कि सोर्स ऑफ बिहेवियर। पहली बात कि जो भी हम व्यवहार करेंगे एज अ टीचर, तो पहले तो कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे कि सपोज कि क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों को लेके जो है अपने आप एक व्यवहार कैसे करना है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सोर्स होनी चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ बिहेवियर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यवहार के दिशा आयाम, यानी कि डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार का दिशा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में दिया है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज कि व्यवहार के कार्य आयाम, यानी कि वर्क ऑफ बिहेवियर। अब उसका कार्य, जैसे कि अगर कुछ सारांश वगैरह कहना हो या फिर कुछ भी प्रेजेंट करना हो तो किस प्रकार का शिक्षक को व्यवहार करना है या करना चाहिए, तो उसके बारे में दिया गया है। और फोर्थ पॉइंट है कि व्यवहार के चिन्ह आयाम, यानी कि सिंबल ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो भी आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, वॉट एवर आप जो भी करते हैं वो सब क्या है, एक व्यवहार ही तो है। आपका चुप रहना भी एक व्यवहार है और आपका बोलना तो व्यवहार है ही। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्रुक्सैंक के अनुसार अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की विधि में छात्र निम्न भूमिकाएं निभाते हैं। अब देखिए SSST के अकॉर्डिंग जो है कौन सी भूमिकाएं छात्र निभाते हैं, ठीक है। पहला है, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी है अच्छा नहीं है यहाँ पे, एक कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका, जैसे कि क्लास 5 ले लीजिए, क्लास 10, यानी कि एक कक्षा विशेष की छात्रों की भूमिका हो गई। या फिर ऑप्शन नंबर सी है पर्यवेक्षक की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि SSST SSST के सोपान कितने हैं, ठीक है, कितने सोपान हैं? तो इसके टोटल जो है 6 सोपान है,
ठीक है, कितने 6 है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से सोपान है। पहला है भूमिका निर्धारण। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है कि भूमिका का निर्धारण करना है कि चूँकि जो आपका SSST है वो शिक्षक के लिए है, शिक्षक के ट्रेनिंग के लिए है। तो उसमें शिक्षक को क्या करना है कि शिक्षक का रोल करना है, छात्रों का भी रोल करना है और साथ ही साथ एक पर्यवेक्षक का, एक निरीक्षक का भी रोल करना है। तो कब कौन सी भूमिका का निर्धारण करना है उसका जो है पहले डिस्कशन कर लेना, ठीक है, उसको मतलब सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद से सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका अभ्यास के लिए सामाजिक कौशल का चुनाव। अब अभ्यास करना, चूँकि ये प्रैक्टिस ही तो होता है ना, तो कौन सी कौशल पे हमको प्रैक्टिस करना है उसका एक चुनाव कर लेना, ठीक है। उसके बाद से थर्ड है कि कार्य योजना यानी कि वर्क शेड्यूल की रचना करना। अब कार्य जो भी योजनाएं होती, सॉरी, आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसका तो एक शेड्यूल बना होता है, ठीक है। तो कौन किस क्रम में कार्य को करना है, कितने टाइम में पूरा करना है, तो उसका एक शेड्यूल क्रिएट कर लेना, पहले से प्लान कर लेना। फोर्थ पॉइंट है आपका कि प्रेक्षण की तकनीक पर निर्णय लेना। प्रेक्षण की तकनीक पर निर्णय लेना क्या है, तो प्रेक्षण यानी कि जो ऑब्जर्वेशन हम किस मेथड से करेंगे, किस मेथड से जो है बेहतर हो सकता है, जो भी शिक्षक ने कार्य वगैरह किया है उसका जो है ऑब्जर्वेशन किस तकनीक के थ्रू किया जाना है उसका निर्णय लेना। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्रथम अभ्यास शिक्षण सत्र का आयोजन करना, यानी कि जो भी शिक्षक ने किया हुआ है, जो भी ट्रेन मतलब उन्होंने कार्य किए हैं उसका फीडबैक देना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद से उसका फीडबैक देना, ठीक है। और 6 पॉइंट ये कहता है कि निर्धारित क्रम के अनुसार नवीन अभ्यास सत्र करना। और यहाँ पे जो है अभ्यास सत्र, यहाँ से जो है नया सत्र आपका स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल 6 आपके सोपान, किसके SSST के जो है कितने सोपान है, 6 सोपान है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, SSST का फुल फॉर्म होता है सैमुलेट सोशल स्किल ट्रेनिंग, जो कि क्रुकसैंक ने 1968 में इसको प्रतिपादित किया था। शिक्षक के ट्रेनिंग के लिए कह सकते हैं, उनकी जो है टीचिंग को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ये आपको तो अब क्लियर हो गया होगा ना, हो गया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं या कितने अवयव हैं, सॉरी अवयव, ठीक है, ये है ना। तो कितने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। निदान, उपचार, पृष्ठपोषण और मूल्यांकन। कौन कौन से, निदान होता है पहले की प्रॉब्लम क्या है उसको समझना, ठीक है, समस्या एग्जैक्टली क्या है उसको समझना, फिर उसका उपचार करना, ठीक है, उसका हल ढूंढना, फिर पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना, और लास्ट में आपका आ जाता है इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन करना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। भैया अब आपकी मुलाकात हो गई दोबारा से ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड, जो कि आपने कल का पहला क्वेश्चन ही यही था। देखिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना। छात्रों में क्या होता है, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उसमें बच्चों में क्या होता है, क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, उसका जो है उस क्षमता का, सृजनात्मक क्षमता का विकास बच्चे में अच्छे से होता है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है ये जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन का विकास है। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, सब सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहभागी विधि का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षक प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है, ठीक है। तो ये किसका कथन है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है, अभी आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है वो किसका है, एक बार और पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाए। सहभागी विधि का आशय उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की पूर्ण क्या होती है, सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षक प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनी या बनती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण जी, ठीक है, श्री कृष्ण दुबे, क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण दुबे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है
संवाद विधि यानी कि डिस्कशन मेथड द्वारा बच्चों में किन आदतों का विकास नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं होता है, सर्कल कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। स्व अध्ययन का, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें संवाद विधि में क्या होता है, डिस्कशन में पर्टिकुलर जो है ग्रुप में होता है डिस्कशन, और कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें बच्चे अपनी अपनी थिंकिंग को रखते हैं, ना कि किताबी कीड़ा बनते हैं, या ना कि दूसरे की थिंकिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने विचारों को वहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो पहली बात, पहला ऑप्शन तो सही है, स्व अध्ययन। सेकेंड वन इज की तार्किक चिंतन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे संवाद विधि में बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। और सी है विषय के प्रति समझ, तो विषय के प्रति जो बच्चों में समझ होता है वो बढ़ता है। ठीक है, बच्चे और भी ज़्यादा उस टॉपिक पे, उस विषय पे उनका जो पकड़ होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, और लास्ट आपका है ऑप्शन नंबर डी, भैया रटने की बात की जा रही है, रटने पे बल देना। तो अगर रटने पे बल दिया जाएगा तो वो संवाद विधि फिर कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय तथा उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किन योजना के अंतर्गत होता है। फिर से देखिएगा, विद्यालय तथा उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत होता है। तो पहले देख लीजिएगा विद्यालय। अब विद्यालय हम इस क्यों कह रहे हैं, विद्यालय की बात कही जा रही है कि उसमें एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, व्यक्तिगत। आप देखिए क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका आधा आंसर क्वेश्चन से ही निकल जाना है। ठीक है, कैसे, विद्यालय की यहाँ पे बात की जा रही है ना, तो विद्यालय में एक लोग की तो बात की जा नहीं रही है। विद्यालय का मतलब हो गया समूह एक। ठीक है, एक समूह, शिक्षकों का समूह, छात्रों का समूह, तो यहाँ पे समूह की बात की जा रही है। उत्सव का आयोजन, तो उत्सव क्या एक लोग के लिए उत्सव होता है, नहीं भाई, वहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ा समूह होता है। ठीक है, उसके बाद से तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो व्यक्तिगत योजना, जो विद्यालय तथा उत्सव का आयोजन ये व्यक्तिगत योजना है, बिल्कुल नहीं। सामूहिक योजना, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये क्या है, सामूहिक योजना है, तो राइट आंसर जाएगा सामूहिक योजना। लघु योजना की बात करें जो शॉर्ट टर्म में होता है, जैसे कि कुछ छोटा मोटा सर्वे वगैरह कर लेना, ये जो है लघु योजना होगा। बृहद योजना जो लॉन्ग टर्म में होता है, जैसे कि ज़्यादा टाइम तक के लिए निरीक्षण वगैरह करना, कुछ सुलेख वगैरह करना, ठीक है, लिखना वगैरह, ये सब आ गया बृहद योजना में। तो आई बात समझ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक योजना। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं व्यक्तिगत योजना की, तो इसमें जो है हम जैसे बच्चों को बोल दिया कि ये चार्ट बनाने के लिए, मॉडल वगैरह कुछ बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक बच्चों की बात की जा रही है, वहाँ पे व्यक्तिगत हो गई है। ठीक है, अगर हम एक सारे समूह को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से अगर कुछ वो करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो आपका हो जाएगा सामूहिक योजना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना विधि में शिक्षण पद है। देखिए योजना विधि में शिक्षण पद, टीचिंग स्टेप्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है परिस्थिति प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी है योजना प्रतिचयन, ऑप्शन सी है उद्देश्य निरूपण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो अभी देख लेते हैं हम योजना पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लानिंग स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं कितने होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। तो योजना के पद, पहला हो गया कि परिस्थिति प्रादुर्भाव। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, परिस्थिति प्रादुर्भाव यानी कि पहले जो कंडीशन है उसका क्या भाव है, उसका जो वो क्या है, कैसी कंडीशन है, पहले उसको समझा जाए। ठीक है, उसके बाद से योजना प्रतिचयन, अब क्या करना है, आपको योजना का चयन करना है। उसके बाद से उद्देश्य निरूपण, ठीक है, आपका आ जाता है उद्देश्य निरूपण। और फोर्थ स्टेप जो है वो है कार्यक्रम का निर्माण। और आपका फिफ्थ जो स्टेप है वो है योजना का संपन्नता। और आपका जो फिफ्थ स्टेज है वो आ जाता है योजना की संपन्नता। एंड आपका जो 6 नंबर स्टेप है वो है योजना का मूल्यांकन। और लास्ट है आपका योजना का लेखा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका हो गया योजना के पद। ठीक है, योजना के स्टेप्स हो गए कि अगर आपको कुछ भी प्लानिंग करनी है टीचिंग को लेके, तो आपको पहले इन स्टेप से होके गुजरना होगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
प्रोजेक्ट विधि के गुण नहीं हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट विधि के कौन से गुण नहीं हैं। पहली बात अगर बात करें तो प्रोजेक्ट विधि भाई दिया किसने है, तो किलपेट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट विधि दिया है। अब यहाँ पे गुण पूछा जा रहा है, नहीं है, वो कौन से हैं, तो छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, तो ये तो प्रोजेक्ट मेथड में होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का निर्माण, तो ये भी होता है। व्यवहारिक गुणों का निर्माण, ये भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है कि शिक्षक पर आश्रित, तो जो प्रोजेक्ट विधि में जो है ये शिक्षक पर आश्रित ना हो कि बच्चों को स्वतंत्र अवसर दिया जाता है, एकदम स्वतंत्र पूर्वक जो है अपने कार्य को कर सकते हैं, वो अपने सेल्फ डिपेंड होते हैं वहाँ पे बच्चे, ना कि शिक्षक पे आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछी जा रही है, तो नहीं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसकी समझ वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उसके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। भाई ये इतना लंबा चौड़ा जो है ये कोटेशन किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ऑप्शन नंबर ए है सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स एम ली, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन महोदय हैं, जॉर्ज जॉनसन ने। किसने दिया है, जॉर्ज जॉनसन ने जो है ये पूरी कोटेशन कही है। अब इसको हम शॉर्ट टर्म में कैसे याद कर सकते हैं, इसका मैं ट्रिक दे सकती हूँ। अगर अच्छा लगे तो गौर फरमाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है। देखिए जॉर्ज को हम रिलेट तो कर ही सकते हैं जज से, अगर नहीं करना चाहते फिर भी कर लीजिए, क्योंकि याद करना है भाई, नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे जज, ठीक है, जज से रिलेट करिए जॉर्ज भाई को, ठीक है। तो जज की बात की जा रही है, और जज के सामने जो जॉनसन है, जॉन का जो सन है, ठीक है, जॉनसन, तो जज के सामने जॉनसन जो है किसी भी प्रॉब्लम को एकदम सर्वोत्तम यानी अच्छे ढंग से क्या करता है, उनके समक्ष अपनी समस्याओं को पेश करता है, प्रस्तुत करता है। तो आप ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचें, ठीक है। ये जो पुस्तक है वो किसकी है, जॉन डेवी की, जो कि हमारे फेमस विद्वान हैं, हमेशा ये देखने को मिल जाते हैं जॉन डेवी महोदय। तो जॉन डेवी सर ने जो है ये हाउ वी थिंक नामक पुस्तक लिखी है। अगर रॉबर्ट रीमर की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है स्कूल इज़ डैड, ठीक है। और इवान इलिच की जो पुस्तक है वो क्या है, द स्कूलिंग सोसाइटी। तो आई होप गाइस कि आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।